तो आ जाओ भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसी ट्रांजिएंट्स। एसी ट्रांजिएंट्स, ठीक है। अब एसी ट्रांजिएंट्स के बारे में बात करते हैं यार। ट्रांजिएंट कब बनता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। पीसी के डाउट आप कहां और लेंगे? मतलब डाउट तो बेटा प्लस प्लेटफॉर्म वाले बच्चों के लिए लेता हूं मैं लाइव, बाकी जो फ्री यूजर्स होते हैं उनके लिए लिंक बना रखा है tinyurl.com/askdout, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हम लोग कहां थे? हाँ, एसी ट्रांजिएंट। तो बेटा एसी ट्रांजिएंट के अंदर क्या होता है? एसी ट्रांजिएंट के अंदर बात इतनी सी होती है, ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी रिस्पॉन्स, जबकि सर्किट में कोई सडन चेंज आए। तो जब हम एक एसी सर्किट के अंदर सडनली स्विच को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, या कोई सडन चेंज करते हैं, तो जब जो ट्रांजिएंट इंड्यूस होता है दैट इज सेड टू बी एसी ट्रांजिएंट। क्या कहलाता है वो? एसी ट्रांजिएंट। अब बेटा ये जो एसी ट्रांजिएंट्स होते हैं, इनके बनने के पीछे कारण क्या है? सडन चेंज लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग अ स्विच, और सडन चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड। तो एक पॉइंट ये लिखो, transients are induced in networks. Transients are induced in networks whenever there is a sudden change, whenever there is a sudden change in an AC circuit, like opening or closing a switch, or sudden change in source voltage, next point लिखो, if the circuit contains any energy storage element, if the circuit contains any energy storage element such as inductor or capacitor, then such elements oppose the sudden change in the network, and hence transients are produced, ठीक। बात यहां तक चमकी? भानु देखते हैं, अगर आज टाइम बच गया मैं बता दूंगा। आइडियल और प्रैक्टिकल टैंक सर्किट कुछ खास है नहीं, एक एल और सी साथ में जोड़ दो तो आइडियल टैंक सर्किट है, उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC, ठीक है। आर एल और सी को जोड़ दें, दैट इज अ प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। कोई बात नहीं बेटा, अभी हमने शुरू ही किया है, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। देखो यार, अब मैं बात करता हूं सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। अब सीरीज आरएल सर्किट में हमने क्या किया देखना, यहां पे हमने सोर्स लगा दिया बेटा Vm sin ω t, और मैं ये कहता हूं कि ये स्विच क्लोज हो रहा है एट t = t0, यानी t0 से पहले आपका स्विच ओपन था, सही बात है। t0 से पहले स्विच वॉज ओपन, तो यानी I t0 माइनस इज 0। t0 से पहले करंट 0 रहेगा, t0 से पहले बेटा करंट 0 रहेगा। तो t0 से पहले अगर करंट 0 था, जब आप स्विच को क्लोज करते हो तो करंट सर्किट के अंदर एकदम से नहीं बदल सकता, तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ, L does not allow sudden change, L does not allow sudden change of current, does not allow sudden change of current, ठीक है।
इसीलिए आई टी नॉट माइनस इज इक्वल टू आई टी नॉट प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एसी ट्रांजिएंट एक ही क्लास का होगा, पहली कह लो आखिरी कह लो, बात बराबर है। ठीक है, तो आई टी नॉट माइनस और आई टी नॉट प्लस दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। अब बेटा यहां पे क्या होता है, भानु बेटा डाउट सेशन नहीं चल रहा है, एसी ट्रांजिएंट की क्लास चल रही है। अब सुनो, अब यहां पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं करंट की आई ऑफ टी, देखो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आई ऑफ टी। तो जब हम बात करते हैं आई ऑफ टी की, दैट इज ट्रांजिएंट करंट प्लस स्टेडी स्टेट करंट। इसके अंदर दो कंपोनेंट आएंगे, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो ट्रांजिएंट करंट होता है ये होता है सी ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। फर्स्ट ऑर्डर में यही होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यही होता है, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में यही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। अगर आपको याद हो, हम लोग ऐसे निकालते थे ना, 0 इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर आपको याद हो, देखो याद है मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखवाई थी, ठीक है, इसमें ट्रांजिएंट वाला पोर्शन कौन सा होता था बेटा, ये जो इंफिनिटी वाला है दिस इज बेसिकली स्टेडी स्टेट, दिस इज बेसिकली स्टेडी स्टेट, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्चुअली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट है ना। यही तो होता है कि अगर ये आप देखोगे एक्सपोनेंशियल तो ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली बेटा डाई आउट होता चला जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म जो होती है ट्रांजिएंट होती है, इसी को मैंने लिख दिया इस तरह से, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। समझ में आया, समझ में आया। अब बेटा इसके बाद क्या, सर स्टेडी स्टेट करंट कितना, अभी देखो मुझे सी नहीं पता, मैं नहीं जानता सी की वैल्यू क्या आएगी। यहां पे सी इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो द वैल्यू येट। अब बेटा साइनोसोइडल सोर्स के साथ, साइनोसोइडल सोर्स के साथ स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऐसे निकलती है, आई एस एस वी एंगल 0 बाय मॉड जेड एंगल थीटा, v बाय मॉड जेड एंगल माइनस थीटा। तो जब आप आई एस एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, वी एम बाय मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा ना। स्टेडी स्टेट एनालिसिस कौन सा होता है, फेजर वाला, फेजर वाले एनालिसिस को ही बोलते हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब यहां पे बेटा मॉड जेड कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, थीटा tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, टाउ एल बाय आर। ये हो गई सारी वैल्यूज, ये हो गई भाई सारी वैल्यूज। अब आप समझो कि अगर करंट की इक्वेशन आप निकालेंगे, तो ये बनेगी, देखो आपको ना ये इक्वेशन लिखने की आदत होनी चाहिए बेटा। अगर ये इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अभी तो देखो मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, लेकिन जब आप अपने एंड पे एसी ट्रांजिएंट स्टडी करते हो, पढ़ते हो, जो भी है, आप हमेशा इस इक्वेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पीछे के स्टेप ऐसे होने चाहिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिवियल है। यहां पे जो पहली टर्म है दैट इज अ ट्रांजिएंट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज द स्टेडी स्टेट। अब यहां पे बेटा एक प्रॉब्लम अभी रह गई कि जो C है इसकी वैल्यू अननोन है, C की वैल्यू मैं नहीं जानता कितनी होगी,
ये मुझे निकालनी पड़ेगी। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहां पे करूंगा फाइंड सी यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो बेटा आई टी नॉट आप जानते हो इट इज 0। टी नॉट पे आपने स्विच क्लोज किया था ना, तो उस टाइम पे करंट क्या था, 0 था। अब अगर आप यहां पे डालेंगे ये वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस टी नॉट बाय टाउ प्लस वी एम बाय मॉड जेड साइन ओमेगा टी नॉट माइनस थीटा। अब आप यहां पे ये देखो, यहां से c कितना आएगा, वी एम बाय मॉड जेड। देखो माइनस साइन थीटा को आप साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हो ना, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। आप इस साइन को जब लेके जाते लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन a माइनस बी की जगह मैंने कर दिया साइन b माइनस ए, माइनस की वजह से। और ये जो एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर c में मल्टीप्लाइड थी, जब ये दूसरी टर्म में गई तो क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव। तो यहां से मेरे बच्चों ये आपके पास करंट आया वी एम बाय मॉड जेड साइन थीटा माइनस ओमेगा टी नॉट e टू द पावर माइनस c की जगह वैल्यू डाल रहा हूं मैं। समझ आ रही है ना इक्वेशन, मैंने c की पूरी वैल्यू डाल दी। सर ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म समझ नहीं आया, आपने क्या किया, समझाता हूं रुको, ठीक है समझाता हूं। यहां पे देखो e की पावर माइनस टी बाय टाउ था, और c में आ रहा है e की पावर प्लस टी नॉट बाय टाउ। जब आप c की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। e की पावर a इंटू e की पावर b इज e टू द पावर a प्लस b। तो ये सब माइनस क्यों हुए, ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि बेटा देखो यहां एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर है और यहां है पॉजिटिव पावर, दोनों पावर का साइन अपोजिट है, इसीलिए एक्चुअली सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास करंट की फुल इक्वेशन आ गई बेटा, ये हमारे पास करंट की फुल इक्वेशन आ गई। आपको ये इक्वेशन याद नहीं करनी, ठीक है, आपको याद ये जनरल इक्वेशन करनी है, क्योंकि मान लो इनिशियल कंडीशन बदल दूं तो c की वैल्यू बदल जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंडीशन यू कैन ऑलवेज फिगर आउट द वैल्यू ऑफ c, डोंट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ c। आपको याद करना है तो आप ये इक्वेशन को याद रखें कि कैसे ये इक्वेशन लिखी जाती है। अब वन बाय वन मैं आगे की बात करता हूं, वन बाय वन मैं आगे की बात करता हूं कि आपको ये ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट करंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है, आपको ना ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट करंट ड्रॉ करना है। तो पहले ट्रांजिएंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो देखो ट्रांजिएंट करंट कैसे ड्रॉ होगा, इस टाइप से। ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना c, ये कितना है, वी एम बाय मॉड जेड या फिर इसको जाने दो, आप इतना रखो, और ये वाला जो टाइम है ना ये टी नॉट होगा। देखो क्या था, समझना ध्यान से जरा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी एम बाय मॉड जेड साइन अगर आप ये देखो ना, इसका मतलब ये है राइट शिफ्ट बाय टी नॉट, यानी जो ग्राफ है ना वो जीरो से शुरू नहीं हो रहा, वो टी नॉट से होगा। और बात भी सही है, बात भी सही है भाई, टी नॉट से क्यों शुरू होगा ये ग्राफ, क्योंकि आपने स्विच ही कहां पे क्लोज किया है, टी नॉट पे। जब आप स्विच को ही टी नॉट पे क्लोज कर रहे हो तो ग्राफ टी नॉट से पहले कैसे आ जाता। ठीक, मुझे बताओ ये क्लियर हुआ ट्रांजिएंट का ग्राफ, जल्दी से बोलो।
ये ट्रांजिएंट का ग्राफ क्लियर है बढ़िया तरीके से कि कैसे ट्रांजिएंट का ग्राफ बनाना है हम लोगों को। अब आते हैं बेटा स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, चलो जी। अब स्टेडी स्टेट के लिए मैं क्या करता हूं ना, मैं ना 2 मार्किंग्स खींच लेता हूं। देखो हाइट के लिए मार्किंग खींच रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जो साइन वाला ग्राफ है साइन में ओमेगा टी माइनस थीटा है, यानी दैट इज राइट शिफ्टेड बाय एन एंगल थीटा। तो मान लो आपने यहां पे थीटा लिया, तो आप ऐसे बनाओगे ना ग्राफ। ये आ गई एक लूप, ये आ गई दूसरी लूप, और ये ऐसे, ठीक है। अब ये ग्राफ शुरू कहां से हो रहा होगा बेटा? टी नॉट से। टी नॉट से ही बात करोगे ना। अब सुनो मेरी बात, यहां पे बेटा क्या होगा, ये वाला करंट हो गया आपका स्टेडी स्टेट, ये वाला करंट हो गया आपका टी, ये सॉरी ये हो गया एक्सेस टाइम, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? Vm बाय मॉड Z, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा ये वैल्यू अगर सोचा जाए? Vm बाय मॉड Z साइन टी नॉट पे तो यही होगी ना, ओमेगा टी नॉट माइनस थीटा। अब आप ये वाली वैल्यू देखो ऊपर ट्रांजिएंट वाली, Vm बाय मॉड Z साइन थीटा माइनस ओमेगा टी नॉट, इधर Vm बाय मॉड Z साइन ओमेगा टी नॉट माइनस थीटा। मुझे बताना अगर ये 2 वैल्यूज को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये 2 वैल्यूज अगर मैं ऐड कर दूं, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट करंट, तो क्या मिलेगा? वी विल गेट 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब आपने स्विच ऑन किया उस समय पे आपका सर्किट में करंट 0 था, तो इनिशियली तो 0 ही आना चाहिए ना। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि वाई दिस ट्रांजिएंट वॉज इंड्यूस्ड। तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। स्टेडी स्टेट करंट का अगर ग्राफ देखें तो टी नॉट से पहले तो कोई करंट ही नहीं था, टी नॉट से पहले तो कोई करंट ही नहीं था, ठीक है। अब बेटा टी नॉट पे जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, स्टेडी स्टेट ऐसा बोलती है, स्टेडी स्टेट ऐसा बोलती है कि इतना नेगेटिव करंट हमको चाहिए। स्टेडी स्टेट ने बोला हमको इतना नेगेटिव करंट चाहिए, बट करंट तो एकदम से नहीं बदल सकता। इंडक्टर ने बोला भाई मैं एकदम से कैसे दे दूं, थोड़ा रुको जरा सब्र करो, मैं दे दूंगा करंट, एकदम नहीं दे पाऊंगा। तो उसने क्या किया, स्टेडी स्टेट की डिमांड को काटने के लिए उतना ही पॉजिटिव में ट्रांजिएंट बना दिया, तभी तो दोनों का सम इनिशियली 0 आया। सोच के देखो मेरे बच्चों, सोच के देखो एक बार, थोड़ा सा प्रोसेस करो कि क्या हुआ। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, स्टेडी स्टेट की डिमांड आई नेगेटिव करंट की, सपोज -5। इंडक्टर ने बोला भाई मैं करंट को एकदम से नहीं बदलने दे सकता, तो अगर करंट पहले 0 था तो एकदम से -5 तो नहीं होगा, इसीलिए उसने ट्रांजिएंट में इंड्यूस करा दिया +5, ताकि माइनस और +5 नेट क्या आ गया? 0। यानी जिस समय पे बेटा आप अगर स्विच को क्लोज कर रहे थे उस समय अगर स्टेडी स्टेट करंट 0 रहा होता तो ट्रांजिएंट कभी इंड्यूस ही ना होता। सोच के देखो, ट्रांजिएंट इंड्यूस क्यों हुआ? टू कैंसिल द डिमांड ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट। तो अगर उस टाइम पे स्टेडी स्टेट करंट 0 होता, ट्रांजिएंट वुड नेवर बी इंड्यूस्ड। समझ में आई बात? तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखना, इफ वी ऐड द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट करंट
and the steady state current, if we add the value of transient current and the steady state current at t equal to 0, at t equal to t naught, at t equal to t naught, the sum comes out to be 0. The sum comes out to be 0. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. अगला पॉइंट लिखना, conceptually when we turn on the switch, then the value of steady state current, is non-zero. The value of steady state current is non-zero. But inductor cannot allow sudden change of current. Inductor cannot allow sudden change of current. So a transient is induced of exactly same value. A transient is induced of exactly same value as initial steady state current, but opposite polarity to make the total current zero. दोबारा से समझते हैं. देखो मैंने क्या बोला, टी नॉट से पहले मेरे सर्किट में ना ट्रांजिएंट था ना स्टेडी स्टेट थी, स्विच ओपन था, करंट जीरो था. अब मैंने जब स्टेडी स्टेट का ग्राफ बनाया तो मुझे दिखा टी नॉट के बाद करंट एकदम से नेगेटिव आया. अब भाई इंडक्टर कैसे अलाउ कर दे नेगेटिव करंट? तो इंडक्टर ने इसे बैलेंस करने के लिए इससे जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का ट्रांजिएंट बनाया ताकि दोनों का सम क्या आ जाए, जीरो, क्योंकि इंडक्टर में इंस्टेंटेनियस करंट चेंज अलाउड नहीं है. अगर आप देखो यार, यहां पे किया तो आपने यही ना बच्चों, आपने इनिशियल कंडीशन लगाई करंट जीरो है, तो ये जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट था दैट बिकेम माइनस ऑफ द स्टेडी स्टेट. आपकी जो स्टेडी स्टेट की वैल्यू आई उससे जस्ट नेगेटिव ही तो आया ट्रांजिएंट. यही तो मैं भी कह रहा हूं कि टोटल करंट अचानक से नहीं बदल सकता, इसीलिए जो ट्रांजिएंट इंड्यूस होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. अब क्लियर हुआ भाई? अब क्लियर हुआ? बताओ मुझे जल्दी से. तो एक पॉइंट और लिखना, इफ द स्विच वॉज टर्न्ड ऑन at a time when steady state current was zero, then there is no need of any transient to be induced. Will only inductor induces sir. इसका क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट ही तुम अजीब सी लिख रहे हो, will only inductor induces. अब मैं बात करता हूं बेटा टोटल करंट की. अब मैं आप लोगों से बात करता हूं टोटल करंट की, जरा देखना. ठीक है, समझना यार, बात को थोड़ा समझ पाओ तो. देखो पहले मैंने ट्रांजिएंट बना लिया, ठीक है. अब मुझे क्या पता है बेटा, अब मुझे एक चीज मालूम है कि ट्रांजिएंट में स्टेडी स्टेट ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. सर ये क्या फंडा ऐड और सब्ट्रैक्ट का? बताता हूँ. देखो स्टेडी स्टेट के अंदर साइन है, साइन की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है मैक्सिमम. एक चीज सोचो, इस इक्वेशन के अंदर बेटा ये तो ट्रांजिएंट है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग. इधर अगर साइन की वैल्यू 1 हो गई तो एक्सपोनेंशियल में क्या ऐड हो गया, Vm/mod z.
इधर अगर साइन की वैल्यू -1 हो गई तो एक्सपोनेंशियल में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, Vm बाय मॉड z। तो अगर आप देखो यहां पे एक्सपोनेंशियल में मैंने ऐड किया है, समझ आ रहा है भाई, ये एक्सपोनेंशियल में मैंने ऐड किया है Vm बाय मॉड z, एक्सपोनेंशियल में से मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है Vm बाय मॉड z। ठीक, तो ये बेसिकली मैंने लिमिट्स बना ली करंट की, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कि जो टोटल करंट है उसकी अपर और एक लोअर लिमिट मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या बोलूंगा कि देखो इनिशियली T0 पे करंट स्टार्ट होगा 0 से, ये बनी एक लूप, ये बनी दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, पांचवी, छठी। इस टाइप से आपका करंट बनेगा। समझ में आया? करंट किस टाइप से बनेगा ये बताओ, ये क्लियर हुआ? करंट किस टाइप से बनेगा? तो ये होता है I ऑफ t वर्सेस t। तो ये टोटल करंट आ जाता है, इसे कहते हैं AC ट्रांजिएंट। क्या कहते हैं? AC ट्रांजिएंट। तो AC ट्रांजिएंट में क्या है, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो कांस्टेंट होने की जगह वो साइनोसोइडल है। ठीक है, वो कांस्टेंट होने की जगह साइनोसोइडल है, और उसके साथ एक ट्रांजिएंट वैल्यू जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल। बस अगर आप पूछो सर DC और AC ट्रांजिएंट में क्या फर्क है, DC ट्रांजिएंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी और AC ट्रांजिएंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू साइनोसोइडल होती है। समझ गए? बाकी ट्रांजिएंट वाला पार्ट तो एक्सपोनेंशियल ही रह गया। अब बात हम ये करते हैं यार कि इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो ये जो अभी अभी आपने पढ़ा है ना, ये आप कहां कहां पे देखते हो? एप्लीकेशंस, फर्स्ट वन इनरश करंट इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सेकंड RL लोड in power electronics, third fault current in power system। ये आपके ना तीनों इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट में जाके जुड़ जाएगा। तीनों जगह फंडा AC ट्रांजिएंट का ही है, तीनों जगह फंडा जो है AC ट्रांजिएंट का है। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल आप यहां सीख रहे हो ये हर जगह जाके यूज होगा, ठीक है। अब अगला एक पॉइंट लिखना, AC transients are less severe, AC transients are less severe as compared to DC transients, because in AC transient the current naturally passes through zero, यानी AC ट्रांजिएंट से खतरा नहीं है ज्यादा झटका लगने का। क्यों? क्योंकि जब जीरो से पास होगा करंट तब वहां पे उस बंदे को छुड़ाया जा सकता है। अगर कोई चिपक गया बिजली के तार से तो जब जब ये जीरो से पास होगा यू कैन डिस्कनेक्ट दैट पर्सन और अ थिंग दैट गेट्स कनेक्टेड टू द लाइन। चमका भाई? अब देखो इसके अंदर और क्या करते हैं, मजा आ रहा है ना? इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा कंडीशन फॉर वर्स्ट केस ट्रांजिएंट। वर्स्ट केस ट्रांजिएंट का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांजिएंट। देखो ट्रांजिएंट हमेशा बेटा अनडिजायरेबल होते हैं, ट्रांजिएंट हमेशा क्या होते हैं? अनडिजायरेबल होते हैं। शंकर सेटलिंग टाइम वही रहता है, क्योंकि सेटलिंग टाइम तुम यही तो बोलोगे ना वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म डाई आउट हो जाए तो 5 टाउ कर देना। अब देखो ट्रांजिएंट इज अनडिजायरेबल, ट्रांजिएंट इज अनडिजायरेबल, so worst case transient
implies maximum transient or maximum value of C, मैक्सिमम वैल्यू C की। ठीक है, अब C की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ये आई थी ना। तो मैं कहता हूं फॉर मैक्सिमम C प्लस माइनस 90, तो T0 इज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर थीटा माइनस 90 क्यों नहीं किया। बेटा थीटा माइनस 90, ठीक है, थीटा माइनस 90 अगर हम करते तो क्या होता, थीटा तो 90 से छोटा होता, तो थीटा माइनस 90 आ जाता नेगेटिव। ठीक है, थीटा माइनस 90 आ जाता नेगेटिव, और टाइम को नेगेटिव में नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस का यूज नहीं किया, सिर्फ किसका यूज किया, प्लस का। ठीक है, प्लस का। बेटा ये गेट के सिलेबस में है शुभम, मेरे बच्चे, ये गेट के सिलेबस में है एसी ट्रांजिएंट। अभी तो मैंने आपको इतने बढ़िया एप्लीकेशन बताए इसके। नो ट्रांजिएंट, और इससे घबरा क्यों रहे हो, एक सिंपल सी इक्वेशन तो है, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस स्टेडी स्टेट करंट। सी की वैल्यू निकाल देते हैं इनिशियल कंडीशन से, बस इतना। अब देखो नो ट्रांजिएंट का मतलब है सी मस्ट कम आउट टू बी 0। अब C0 implies थीटा इक्वल टू ओमेगा टी नॉट, तो टी नॉट इज थीटा बाय ओमेगा। अब देखो इसका ग्राफिकल मतलब समझना यार, इसका ग्राफिकल मतलब समझना। अगर आप स्विचिंग यहां पे करते थीटा के अकॉर्डिंग, यानी थीटा पे अगर स्विचिंग की जाती जहां स्टेडी स्टेट करंट 0 था, तो इसे कैंसिल करने के लिए किसी ट्रांजिएंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये जो टाइम है दिस इज अ कंडीशन फॉर नो ट्रांजिएंट, समझे, दिस इज अ कंडीशन फॉर नो ट्रांजिएंट। तो हम क्या कहते हैं, इफ स्विचिंग is done at theta, then initial steady state current is 0, so no transient is induced to cancel steady state current। ठीक है, कोई ट्रांजिएंट इंड्यूस नहीं होगा फॉर कैंसिलिंग द स्टेडी स्टेट करंट। फील आया अब, जो मैंने शुरू में बोला था कि ट्रांजिएंट क्यों इंड्यूस हो रहा था, ट्रांजिएंट इसलिए इंड्यूस हो रहा था क्योंकि वहां पे स्टेडी स्टेट की वैल्यू नॉन जीरो थी, उसे कैंसिल करने के लिए। तो अगर आप ऐसे टाइम पे स्विच को ऑन करो जब स्टेडी स्टेट करंट 0 होता है, तो ट्रांजिएंट कभी बनेगा ही नहीं। तो हमने दो कंडीशंस निकालनी, वर्स्ट कंडीशन एंड बेस्ट कंडीशन। समझ आया आरएल सर्किट? ये वाला सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आरसी भी कराऊंगा, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कौन सा है, आरएल। अब देखो सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है। अब सीरीज आरसी सर्किट के अंदर बेटा
अब की बार कंडीशन करंट पे नहीं लगा सकते ना, अब की बार किस पे लगाओगे, कैपेसिटर की वोल्टेज पे, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ वोल्टेज टू चेंज सडनली। समझ रहे हो, कैपेसिटर किसके चेंज को अपोज करता है, वोल्टेज के। तो अब हम क्या कहते हैं, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन at t equal to t naught, capacitor does not allow sudden change of voltage across it, so transient is induced। अब मैंने आपको सिखाया ना कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले Vc का ना स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे आप ऐसे निकालोगे, देखो Vc इज V एंगल 0 इंटू 1/, ये फेजर वाला एनालिसिस, अभी भूल जाओ ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट में बस एक फेजर वाला एनालिसिस लगेगा, ठीक है। तो ये आया V/1 प्लस ओमेगा RC स्क्वायर तो आप इसको ऐसे लिख लो, देखो VCM साइन ओमेगा t माइनस थीटा। VCM, ये VC स्टेडी स्टेट है, VCM इज VM सप्लाई की मैक्सिमम वोल्टेज बाय 1 प्लस ओमेगा RC का स्क्वायर और थीटा tan इनवर्स ओमेगा RC। मुझे तो यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, जल्दी से बताओ। सार्थक बेटा ये सीरीज खत्म भी होने वाली है, इस मंथ ये खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट 82-83 लेक्चर्स इसमें बनेंगे। ये बताओ ये क्लियर हुआ है ना। तो ये तो आ गई स्टेडी स्टेट। अब ट्रांजिएंट तो आप जानते ही हो, लिखना कितना ही होता है ट्रांजिएंट में, बहुत थोड़ा सा, इतना सा, ये लिख दिया जी। ये आ गया ट्रांजिएंट, ये आ गया स्टेडी स्टेट। अब एक बार ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट मिल गया मेरे बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप Vc का इक्वेशन लिखोगे, विच इज VCM साइन ओमेगा t माइनस थीटा प्लस C। अब मैं कहता हूं एट t इक्वल टू t नॉट Vc इज 0। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज मैंने बोल दिया, कैपेसिटर को मैंने बोल दिया इट इज इनिशियली अनचार्ज। अब क्या होगा, अब बेटा ये होगा ठीक है, ये हुआ, तो यहां से C निकाल दो। ये निकाल दिया C हमने, तो Vc क्या हो गया, VCM साइन, पहले जैसा ही हो रहा है ना, देखो सब, यही तो हुआ था पहले भी। ये बन गया, पहली टर्म हो गई ट्रांजिएंट और दूसरी टर्म क्या हो गई बेटा, स्टेडी स्टेट। बट लॉजिक याद रखना, इंडक्टर वाले सर्किट में IL पे बात करोगे, कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए Vc पे बात करोगे।
अब देखो, अब अगर मैं इसका ग्राफ भी आपको फिर से बना के दिखाऊं, सबसे पहला ग्राफ आप क्या बनाते हो भाई? सबसे पहला ग्राफ आप बनाते हो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व, ये ट्रांजिएंट वाला होता है, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ आप क्या बनाते हो? स्टेडी स्टेट करंट का ग्राफ। अब यहां पे ये थीटा से लैग करता है, इस टाइप से आ जाता है। अब आप क्या करते हो भाई, ये जो वैल्यू है दिस इज VCM, दिस इज VCM साइन ओमेगा टी नॉट, सॉरी थीटा माइनस ओमेगा टी नॉट। अब आप क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो, दोनों को आप ऐड कर देते हो। दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तब क्या होता है, यहीं पे दिखा दें तीसरा ग्राफ भी। अब देखो, अब लगा छोटा है, प्रोसेस इतना टफ नहीं है बेटा। पहली बार जब समझाते हैं ना तो बेसिक से समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। वरना तो प्रोसेस में इसमें कुछ भी नहीं है। और इस प्रोसेस को अगर परफेक्ट कर लोगे ना तो होगा क्या कि गेट में या कभी भी लाइफ में इसका क्वेश्चन फेस करोगे, तुरंत तुरंत बनाओगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है ना स्टेप्स क्या है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर उसमें सी कैसे निकालते हैं, ये तुम जान गए हो। तो इस टाइप से चलेगा। दिस इज योर VC टोटल वर्सेस टाइम, ठीक है। ये क्लियर हो गया किस टाइप से आपका ग्राफ आता है? ये बात क्लियर हो गई भाई। ग्राफ कैसा बनेगा, फाइनली फुल एंड फाइनल ग्राफ ऐसा आ जाएगा, सिंपल। तो यही होता है बेटा AC ट्रांजिएंट। अब देखो जरा इस पे एक सवाल देखो, द वैल्यू ऑफ T0 विच रिजल्ट्स इन अ ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन इन द सर्किट शोन। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंडक्टेंस 0.01 हेनरी है। चलो जल्दी बताओ। और देखो आज हमारा AC एनालिसिस खत्म हो गया है। अब मैं कल आपको क्या करूंगा, कल मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पूरे AC एनालिसिस पे कल हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल क्या है, फ्राइडे, और सैटरडे से हम स्टार्ट करेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। सैटरडे ऑनवर्ड्स वील बी स्टार्टिंग विद द 2 पोर्ट नेटवर्क। नितिन बेटा अभी सोचा ही नहीं है, प्लान करूंगा तभी तो बताऊंगा। हाँ बेटा पूरा ही कंप्लीट करेंगे। 83 आवर्स या 84 आवर्स बेटा कम थोड़ी होते हैं नेटवर्क के लिए। आया किसी का आंसर? देखो यहां पे क्या लिखोगे, IT, देखो डायरेक्ट लिखने की आदत डालो।
ये लिखा। अब एट t इक्वल टू t नॉट आई टी विल बी 0। ठीक है ना। तो अब बेटा यहां से क्या होगा, C जो निकलेगा वो यही निकलेगा ना। अब इसने आपको क्या बोल दिया, ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स। क्या बोल दिया इसने, ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स के अंदर आपका C 0 आएगा, यानी थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा टी नॉट। तो टी नॉट आप कैसे निकालोगे यार, थीटा बाय ओमेगा विच इज tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर ओवर ओमेगा। ठीक है, tan इनवर्स 100 पाई इंटू 0.01 बाय आर माने 5 बाय 100 पाई। कितना आ रहा है बताना, 6.78 6.78 मिली सेकेंड। ठीक है। हाँ बेटा, ग्राफ थ्योरी भी कवर करेंगे। अब देखो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, उसके अगला टॉपिक होगा ग्राफ थ्योरी, फिर कपल्ड सर्किट, फिर 3 फेज, ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, मैंने पूरा लेक्चर का आपका शेड्यूल फाइनल कर लिया है। ये समझ लो 25 जून से पहले पहले खत्म हो जाएगा, 22-23 जून में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो हार्डली 20 डेज का सिलेबस और बचा है अपना, तो उसमें सारा खत्म हो जाएगा। नितिन बेटा देखो टफ है बेटा, मेजरमेंट के लेक्चर पढ़े। अब ये जिद भी तो गलत है कि सर आप ही पढ़ाओगे तभी हम पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमने मेजरमेंट का कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रखा, कंटेंट प्रोवाइडेड है। आप देख के निपटा क्यों नहीं लेते, क्यों अपना पेपर रिस्क कर रहे हो बताओ। चल ये क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो तो फिर आज के लिए बेटा यहीं तक रखेंगे। कल मैं आपको एसी एनालिसिस के कंप्लीट सिलेबस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो रेडी करके आना एसी एनालिसिस पूरा, तो हम लोग भर के क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है।